प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक सरकार के अंग इसकी चर्चा करेंगे या शासन के अंग। ये क्या होते हैं? वैसे मौलिक रूप से हम सभी जानते हैं कि सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये अंग तीनों किस प्रकार कार्य करते हैं, इनका संगठन क्या है, इनके कार्य क्या हैं, इनके दायित्व क्या हैं, इनकी विस्तार से आज चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हो कि सरकार राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। सरकार के रूप में ही राज्य एवं उसकी प्रभुत्व शक्ति को मूर्त रूप मिलता है। इसे राज्य की आत्मा कहा जाता है। सरकार राज्य का वही यंत्र है जिसके ऊपर राज्य के कानून बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा उसकी व्याख्या करने का दायित्व होता है। गार्नर ने भी कहा है कि सरकार एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा राज्य अपनी इच्छा को प्रकट करता है, अपने आदेशों को जारी करता है तथा अपने कार्यों को करता है। सरकार सामान्यतः तीन प्रकार से कार्य करती है, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। देयर आर थ्री ऑर्गन्स: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। विधानपालिका या विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इनके यदि कार्यों की व्याख्या करें एक एक शब्द में, तो लेजिस्लेचर अर्थात विधानमंडल का मूल कार्य है कानूनों का निर्माण करना। एग्जीक्यूटिव का कार्य है इम्प्लीमेंट लॉज अर्थात कानूनों का कार्यपालन कराना, उनकी पालना करवाना, उनको एग्जीक्यूट करना। और जुडिशरी न्यायपालिका का अर्थ है इंटरप्रेटेड लॉज, कानूनों की व्याख्या करना। तो मूल रूप से यदि हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार राज्य का ही एक मूर्त रूप है, क्योंकि राज्य को हम देख नहीं सकते, लेकिन सरकार के माध्यम से राज्य की संकल्पना साकार होती है। और सरकार अपने तीन अंगों के माध्यम से विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके द्वारा समस्त शासन का संचालन करती है। हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि कानून बनाने का मूल जो कार्य है, दायित्व है, वो व्यवस्थापिका के ऊपर होता है। कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका के ऊपर होता है और कानूनों की व्याख्या करना न्यायपालिका का कार्य होता है। सरकार के कार्यों का ये जो विभाजन है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो मॉन्टेस्क्यू की आपने स्पिरिट ऑफ लॉज में पढ़ी थी। किंतु अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सरकार के कार्यों का विभाजन शक्ति पृथक्करण एवं अवरोध और संतुलन से बिल्कुल भिन्न रूप में किया है। उनका विचार है कि शक्ति पृथक्करण का आधार संरचनात्मक है, अर्थात यह विभाजन अंगों के अनुसार कार्य करता है। उनके अनुसार सरकार का प्रत्येक अंग जो कार्य करने के लिए बना है उसके अतिरिक्त अन्य कार्य भी करने लगा है। उदाहरण के लिए विधानमंडल विधि निर्माण का कार्य तो करते हैं, परंतु उसके साथ साथ हित समूहन तथा नियमों के वैधीकरण का कार्य भी करते देखे गए हैं। और वास्तव में देखा जाए तो विधि निर्माण का कार्य तो विधानमंडल केवल नाम मात्र के बराबर करते हैं। आधुनिक परिस्थितियों में वास्तविक विधि निर्माण तो कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, जो प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा हमने देखा है। विधानमंडल कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत विधेयकों को औपचारिक रूप से मान्यता देते हैं। उसी प्रकार न्यायपालिका केवल न्याय कार्य नहीं करती, वरन विधि की व्याख्या पर विधि निर्माण का भी कार्य करती है। और अंत में कार्यपालिका केवल प्रशासनिक कार्य नहीं करती, बल्कि विधि निर्माण तथा न्यायिक कार्य भी करती है। आप समझ गए होंगे कि कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान समस्त राजनीतिक संरचनाएं बहुकार्यिक मतलब मल्टी फंक्शनल होती हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में कौन से कार्य किस संरचना से संबद्ध हैं, यह जानकारी अवलोकन व अनुभव से ही प्राप्त हो सकती है। आज आपने देखा होगा कि कार्यपालिका बहुत से न्यायिक और विधायी कार्य करती है, विधानमंडल बहुत से कार्यपालिका के और न्यायपालिका के कार्य करती है, न्यायपालिका बहुत से कार्यपालिका की कार्य करती है, विधायन कार्य करती है। तो ये सब इंटरलिंक्ड है सारा। आधुनिक राजनीति में कई वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की शासकीय प्रक्रिया अध्ययन है वो संरचनात्मक आधार की अपेक्षा कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। कार्यों के आधार पर सरकार के कार्यों को हम तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है रूल मेकिंग अर्थात नियम निर्धारण या नियम निर्माण। दूसरा रूल एप्लीकेशन, नियम प्रयुक्त करना। और तीसरा नियम अधिनिर्णयन, रूल एडजुडिकेशन। रूल मेकिंग,
रूल एप्लीकेशन एंड रूल एडजुडिकेशन। नियम निर्माण अर्थात नियमों को बनाना, कानूनों को बनाना, नियमों को प्रयुक्त मतलब नियमों को उनको लागू करना, और नियम अधिनियम मतलब नियमों का व्याख्या करना। आप देखो इस आधार पर 3 अंग बन गए अपने। लेजिस्लेचर जो नियमों को बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो नियमों को लागू करती है, और जुडिशरी जो नियमों को जो है उनकी व्याख्या करती है। 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। व्यवस्थापिका का जो नियम निर्धारण क्या है, रूल मेकिंग कैसे करती है, हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। व्यवस्थापिका की स्थिति के बारे में अतिवादी विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, जहाँ एक ओर से राष्ट्र का दर्पण, जन इच्छा का मूर्त रूप, शिकायतों की समिति कहा गया है, वहीं दूसरी ओर से बात करने वाली दुकान, वर्ग शोषण और उत्पीड़न की संस्था, मृत निकाय जैसी संज्ञाएं भी देकर इसकी वास्तविक गरिमा को घटाने का प्रयास किया गया है। कार्यपालिका की शक्तियों में अनवरत वृद्धि के कारण व्यवस्थापिका की स्थिति में कमी आती जा रही है। यहाँ तक कि कई उसके निधन की घोषणाएं भी की जाने लगी है। आधुनिक जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और राजनीति शास्त्री हैं, जो कार्यपालिका के उत्थान के तथ्य से परिचित हैं, वे अंतिम विश्लेषण में यह सोचने लगे हैं कि व्यवस्थापिकाओं को रबड़ की मोहर का रूप दिया गया है, जिसका कार्य कार्यपालिका द्वारा पहले से ही बनाई गई नीतियों का समर्थन करना है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे वास्तव में व्यवस्थापिका है क्या, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज रियल मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। ये वास्तव में जनता का दर्पण है, क्योंकि जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो व्यवस्थापिका के मंच पर जाकर के जन आकांक्षाओं को वहाँ प्रदर्शित करते हैं, और उसके आधार पर ही जो सरकार कानून का, नियमों का निर्धारण करती है। CF स्ट्रॉन्ग के अनुसार आधुनिक संवैधानिक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका अथवा कानून बनाने वाली संस्था ही होती है। विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंग्लैंड और भारत में इसे संसद कहा जाता है, वहीं जापान में इसको डाइट तथा अमेरिका में इसको कांग्रेस कहा जाता है। चीन की व्यवस्थापिका का नाम राष्ट्रवादी या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है, और स्विट्जरलैंड में से राष्ट्रीय सभा कहा गया है। आधुनिक समय में नियम निर्माण अर्थात कानूनों के बनाने के लिए, कानूनों के गठन के लिए जो कार्य करने वाली संस्थाओं को अंतिम रूप से हम व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि नियम निर्माण का कार्य हमेशा से केवल व्यवस्थापिका की संस्थाएं करती रही हैं। प्राचीन समय में नियम निर्माण का कार्य व्यवस्थापिकाएं नहीं करती थी, क्योंकि उन दिनों कार्यपालिका एवं विधायिका में कोई अंतर नहीं होता था। व्यवस्थापिकाएं नियम निर्माण संगठनों के रूप में कब और क्यों विकसित हुई, यह इस प्रश्न का उत्तर देते हुए CF स्ट्रॉन्ग ने लिखा है कि आधुनिक युग में सरकारों में व्यवस्थापिकाएं लोकतंत्र के चढ़ते ज्वार के अनुपात में उभरती गईं। वस्तुतः व्यवस्थापिकाओं का विकास लोकतंत्र के साथ इनके साथ साथ ही हुआ है। इस दृष्टि से यह सरकार का एक प्राचीन निकाय है। व्यापक अर्थ में व्यक्तियों का वह समूह जो कोई प्रतिनिधात्मक आधार नहीं रखते हुए भी शासक को नियम निर्माण में परामर्श, सहायता व प्रेरणा देने का कार्य करता है। मोटे अर्थ में व्यवस्थापिका व्यक्तियों का ऐसा समूह संगठन है जो कानून बनाने के अधिकार से युक्त होता है। व्यवस्थापिका का रूप प्रतिनिधात्मक ही हो यह आवश्यक नहीं है। व्यवस्थापिका उन्हीं निकायों को कहा जा सकता है जो एक निश्चित भूभाग से संबंधित समाज के लिए कानून बनाने एवं नीति संबंधी निर्णय लेने की वैध सत्ता रखती हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार विधानमंडल समाज विशेष के लिए मूल्यों के लिए आधिकारिक वितरण करने की शक्ति से युक्त व्यक्तिगत संगठन है। अब हम मोटे रूप से व्यवस्थापिका के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं, व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, उन पर एक थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आज व्यवस्थापिकाओं के बारे में अनेक विशेषण प्रचलित हैं। जैसे मैंने बताया आपको, कुछ लोग उन्हें रबड़ की मोहर कहते हैं, कुछ बातूनी दुकानें, कुछ कठपुतली निकाय, कुछ धोखाधड़ी की दिखावटें कहकर पुकारने लगे हैं। लेकिन इन सब विशेषणों के बावजूद भी व्यवस्थापिकाएं अनेक शक्तियों से संपन्न होने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करती हैं। अब हम आज बिंदुशः उनकी चर्चा करेंगे, वो कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनकी कार्य जो व्यवस्थापिका करती है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है कानून का निर्माण करना। दूसरा कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण। तीसरा है वित्त पर नियंत्रण। चौथा है न्यायिक कार्य। पांचवा निर्वाचन संबंधी कार्य। छठवां संविधान में संशोधन करना।
कार्य विदेश नीति का पर नियंत्रण, सार्वजनिक शिकायतों की अभिव्यक्ति का मंच। मोटे रूप से व्यवस्थापिकाएं दो प्रकार के कार्य करती है। ये जो मैंने कार्यों की जो एक सूची बताई है आपको, इस आधार पर हम ये निकाल सकते हैं कि कार्यपालिकाओं के दो मोटे रूप से कार्य होते हैं। पहला कार्य है परंपरागत अथवा सरकारी कार्य, और दूसरा है आधुनिक अथवा राजनीतिक कार्य। तो आप इस लेक्चर के माध्यम से स्पष्ट हो गए, समझ में आ गया होगा आपके कि व्यवस्थापिका मूल रूप से क्या कार्य करती है। सरकार के बेसिकली मोटे रूप से तीन अंग हैं: कार्यपालिका, विधानमंडल या व्यवस्थापिका या न्यायपालिका, इनके मूल रूप से क्या कार्य हैं, और व्यवस्थापिका की परिभाषा क्या है, उसको हम किस रूप में पहचान सकते हैं, कब से इसका प्रारंभ हुआ, है ना। और अब इसके मुख्य जो है ना कार्य कौन से हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम व्यवस्थापिका के परंपरागत और आधुनिक कार्यों की चर्चा